तो यदि उस पिंड के एक निर्देशांक में परिवर्तन होता है तो उसकी जो गति है वो एक विमीय गति कहलाती है, सरल रेखीय गति कहलाती है। यदि पिंड किसी पृष्ठ पर इस प्रकार से गतिशील हो कि उसके दो निर्देशांकों में परिवर्तन हो तो उसे हम द्विविमीय गति कहते हैं। और इसी प्रकार से यदि किसी पिंड के तीन निर्देशांकों में अगर कोई परिवर्तन होता है तो उसकी गति को हम त्रिविमीय गति कहते हैं। एक विमीय गति का सबसे सरल उदाहरण अगर हम लें तो सबसे सरल उदाहरण जो एक विमीय गति का है वो हमारे पास में सरल रेखा में गति है। द्विविमीय गति का जो उदाहरण है वो किसी पृष्ठ पर गति है और त्रिविमीय गति का मुक्त आकाश में किसी पिंड की गति है। इसी के साथ साथ हमने ये भी कहा था कि यदि किसी पिंड की स्थिति के निर्देशांक समय के सापेक्ष परिवर्तित नहीं होते हैं, यदि किसी पिंड की स्थिति के निर्देशांक समय के सापेक्ष परिवर्तित नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि उस पिंड की जो गति है उस पिंड की जो भी गति है उस गति को हम विराम अवस्था का नाम दे सकते हैं, यानी कि पिंड अपनी स्थैतिक अवस्था में है, वो कहीं पर भी गति नहीं कर रहा है। इसके बाद में जो चीजें हमें पढ़नी है उस पर हम फोकस करेंगे, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अब देखिए, पिंड कभी किसी बिंदु ए से बिंदु बी तक जब गति करता है तो किसी बिंदु ए से बी तक गति करने के लिए वो विभिन्न बिंदुओं से होकर के गुजरता है। मान लीजिए कभी वो इस बिंदु पर था तो कभी इस बिंदु पर, तो कभी इस बिंदु पर, तो कभी इस बिंदु पर, कभी इस बिंदु पर, कभी इस बिंदु पर। इन सभी बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है उस रेखा को हम कहते हैं इसके पथ का बिंदु पथ, यानी कि ये जिस रास्ते से गया उन सभी बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखा है वो इसके पथ का बिंदु पथ कहलाता है। ये जो बिंदु पथ है जिस रास्ते को ये तय कर रहा है उस रास्ते को की हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि किसी पिंड द्वारा तय किए गए रास्ते की जो लंबाई है उस लंबाई को उस पिंड की पथ लंबाई या दूरी कहा जाता है। किसी भी पिंड के द्वारा या दूरी हम क्या कह सकते हैं, किसी भी पिंड के द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचने में, किसी भी पिंड के द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचने में तय किए गए रास्ते की जो लंबाई है उस लंबाई को हम पथ लंबाई कहते हैं। तय किए गए रास्ते की लंबाई को हम क्या कहते हैं, पथ लंबाई कहते हैं। तो इस प्रकार से अपन इसको समझ सकते हैं पथ लंबाई को। अब अगर मैं इससे आगे बढ़ूं तो पथ लंबाई की मैं जो बात कर रहा था, मैंने कहा था ये दो बिंदुओं के लिए है। ये मान लीजिए एक बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी है, तो ए से बी तक जाने के लिए अनंत रास्ते हो सकते हैं, इसलिए इसकी अनंत पथ लंबाइयां हो सकती है। सबसे छोटी जो पथ लंबाई इसकी होगी वो ए से बी तक की सीधा रास्ता होगा। जो सीधा रास्ता है, जो कहीं पर भी नहीं मुड़ता है, जिसमें कहीं पर भी कोई घुमाव नहीं है, वो रास्ता ही ए से बी तक का सबसे छोटा रास्ता होगा। कभी भी पथ लंबाई का मान इस सबसे छोटे रास्ते से कम नहीं हो सकता, नंबर एक बात। दूसरी बात, ये जो पथ लंबाई है जिसे हम दूरी कह रहे हैं यानी डिस्टेंस कह रहे हैं, ए से बी तक जाने के लिए जो डिस्टेंस तय की गई है, मैंने आपको इसका एक उदाहरण भी बताया था। इसको पता याद रखने का तरीका या इसको समझने का तरीका क्या है कि अगर मैं इस ए से बी तक के तय किए गए रास्ते को एक रस्सी के रूप में मानता तो इस रस्सी को सीधा करने पर इसकी जो लंबाई आ जाती है हमारे पास में, वही इसकी पथ लंबाई होती है। ये जो पथ लंबाई है ये अदिश राशि है, इसको हम दूरी भी कहते हैं। इसका मात्रक मीटर होता है और इसकी अगर विमा की हम बात करें तो इसकी विमा L1 होती है। किसी भी पिंड के लिए एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच में अनंत पथ लंबाइयां हो सकती हैं, बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, उनकी अलग अलग लंबाइयां हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि किसी भी बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने के लिए किस रास्ते का चयन किया गया। जिस रास्ते का चयन किया गया उस रास्ते के हिसाब से ही इसकी पथ लंबाई हमारे पास में प्राप्त होगी। अब अगर मैं इससे आगे चलूं तो मैं कह सकता हूं कि इसी प्रकार से अगर मैं बिंदु ए की बात करता और बिंदु बी की बात करता और इनके बीच की सीधी दूरी अगर लेता तो बिंदु ए से बी तक की जो सीधी दूरी है वो ए से बी तक का विस्थापन कहलाएगा। तो विस्थापन हम क्या कह सकते हैं, किसी भी पिंड द्वारा तय किए गए रास्ते के प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य की सीधी दूरी, या किसी भी पिंड द्वारा तय किए गए रास्ते के लिए प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को मिलाने वाली जो सरल रेखा है उस सरल रेखा की लंबाई जो है वो विस्थापन कहलाती है।
देखिए जिस प्रकार से हमने देखा कि दूरी एक अदिश राशि है, ठीक उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो विस्थापन है वो अदिश राशि नहीं होकर के सदिश राशि, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पथ लंबाई में और विस्थापन में डिफरेंस क्या है। पहला डिफरेंस है पथ लंबाई और विस्थापन में कि पथ लंबाई एक अदिश राशि है और विस्थापन जो है वो एक सदिश राशि। नंबर 2 बात कि किसी भी पिंड के लिए जो विस्थापन होता है वो सबसे छोटी पथ लंबाई के बराबर होता है, यानी पथ लंबाई का मान इससे छोटा कभी भी नहीं हो सकता, इसके बराबर हो सकता है लेकिन इससे छोटा नहीं हो सकता। यदि कोई पिंड अपनी दिशा में परिवर्तन किए बिना ही एक सरल रेखा के अनुदिश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गति करे, ध्यान से सुने, यदि कोई पिंड अपनी दिशा में परिवर्तन किए बिना ही बिंदु ए से बी तक सीधी रेखा में गति कर रहा है, ठीक है, इस रेखा की जो लंबाई है वो 5 मीटर है, तो बच्चों मुझे बताओ कि उसकी पथ लंबाई कितनी होगी? 5 मीटर सर, 5 मीटर। और विस्थापन कितना होगा? 5 मीटर। विस्थापन 5 मीटर। इसका मतलब विस्थापन भी 5 मीटर और पथ लंबाई भी 5 मीटर। तो हम क्या कह सकते हैं, यदि कोई पिंड बिना दिशा में परिवर्तन किए एक सरल रेखा के अनुदिश गति करे तो पिंड का विस्थापन और पथ लंबाई बराबर होते हैं। पथ लंबाई कभी भी विस्थापन से छोटी नहीं हो सकती है। यहां हम ये कह सकते हैं कि विस्थापन किसी भी पिंड की सबसे छोटी पथ लंबाई होती है। विस्थापन जो है वो सबसे छोटी पथ लंबाई है, उससे छोटी पथ लंबाई नहीं आ सकती हमारे पास, उससे बड़ी तो आ सकती है, यानी उससे बड़े रास्ते तो तय किए जा सकते हैं, लेकिन उससे छोटा रास्ता उस एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए तय नहीं किया जा सकता। इसको एक और तरीके से मैं कह सकता हूं कि मान लीजिए ए से बी तक का विस्थापन ये रेखा के द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो इसका मतलब ये ए से बी तक जाने का सबसे छोटा रास्ता है, सबसे छोटी पथ लंबाई यानी सबसे छोटा रास्ता है, इससे छोटा रास्ता कोई भी नहीं हो सकता है। एक और खास बात, जिस प्रकार से पथ लंबाई का मात्रक मीटर है, विस्थापन का मात्रक भी मीटर है, इसकी विमा भी पथ लंबाई की तरह L1 है, यानी कुछ समानताएं भी हैं, कुछ समानताएं भी हैं, कुछ असमानताएं भी है। असमानताएं कौन कौन सी है? तो असमानताएं हमने देखी कि पथ लंबाई और विस्थापन जो है दोनों अलग अलग प्रकार की राशियां है। पथ लंबाई अदिश राशि है जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। इसी प्रकार से हमने ये भी देखा कि जो पथ लंबाई है उसका मान विस्थापन के बराबर या उससे बड़ा हो सकता है लेकिन उससे छोटा नहीं हो सकता। एक और खास बात कि हमने देखा कि किसी बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने के लिए अनंत रास्ते हो सकते हैं, यानी पथ लंबाई कितनी भी हो सकती है, एक पथ लंबाई, दो पथ लंबाई, 3, 4, 5, 10, 20, 50 अनंत रास्ते हो सकते हैं, लेकिन विस्थापन हमेशा केवल एक ही होता है। विस्थापन जो है वो एक ही होता है, अद्वितीय होता है, यानी कि ए से बी तक जाने के लिए जो सीधा रास्ता है वो कभी भी दो सीधे रास्ते नहीं हो सकते, एक ही हो सकता है, अद्वितीय है, यानी विस्थापन का मान एक ही आएगा। एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच में पथ लंबाई के अनेकों मान आ सकते हैं लेकिन विस्थापन के अनेकों मान नहीं आ सकते हैं। एक और खास बात है कि जो पथ लंबाई है वो पथ पर निर्भर करती है लेकिन विस्थापन पथ पर निर्भर नहीं करता है, केवल प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य की सीधी दूरी जो होती है उस पर निर्भर करता है, यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की स्थिति पर निर्भर करता है। एक और खास बात कि पथ लंबाई कभी भी धनात्मक भी हो सकती है, सॉरी, पथ लंबाई जो है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, हमेशा धनात्मक होती है, लेकिन जो विस्थापन है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि पिंड गति करे तब भी विस्थापन शून्य ही हो। कैसे? मान लीजिए एक पिंड ने यहां से चलना शुरू किया और वापस यहीं पहुंच गया, तो इसने गति तो की है लेकिन चूंकि इसकी प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी 0 है इसलिए इसका विस्थापन भी शून्य है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो विस्थापन और पथ लंबाई है उसमें कुछ समानताएं थी कि इनके मात्रक एक जैसे थे, इनकी विमाएं एक जैसी थी, ये दोनों ही एक प्रकार की दूरियों को व्यक्त करते थे, एक सीधी दूरी को, एक पथ की दूरी को व्यक्त करता था, लेकिन इनमें जो असमानताएं हैं, जो भिन्नताएं हैं, उनकी अगर हम बात करें तो पथ लंबाई यानी कि दूरी एक अदिश राशि है जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। इसी प्रकार से पथ लंबाई किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच में अनेकों प्रकार की हो सकती है, उसके अनेकों मान हो सकते हैं लेकिन विस्थापन के अनेकों मान नहीं हो सकते हैं। पथ लंबाई हमेशा धनात्मक होती है जबकि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक कैसे हो सकती है ये बच्चा पूछ रहा है, तो इसका बताता हूं मैं तरीका। जैसे मान लीजिए ये आपके पास में एक एक्सिस पद्धति है, इसमें ये प्लस एक्स एक्स है, ये माइनस एक्स एक्स है। यदि कोई पिंड
इस ऋणात्मक x दिशा में गति करता है तो उसकी जो विस्थापन उसको हम ऋणात्मक मानते हैं, क्योंकि ये सदिश राशि है इसलिए हमको इसकी दिशा भी लेनी पड़ेगी। सदिश राशि में हमें दिशा भी लेनी होती है इसलिए हम इसको ऋणात्मक कह सकते हैं। अब देखो जैसे प्लस x दिशा में जब होता है तो x दिशा को हम i कैप से व्यक्त करते हैं, और अगर माइनस x दिशा में व्यक्त करें तो उसको माइनस i कैप से व्यक्त करेंगे। मान लीजिए किसी पिंड ने मूल बिंदु से x दिशा में प्लस x दिशा में 3 मीटर की दूरी तय की है। सूर्य प्रकाश अपना माइक ऑफ कर लो। सूर्य प्रकाश अपना माइक ऑफ करो। सूर्य प्रकाश को हाँ, तो हम जब जो बात कर रहे थे उसी पर वापस आते हैं कि अगर कोई पिंड मान लीजिए प्लस x दिशा में गति कर रहा है, 0 से मूल बिंदु से 3 मीटर की दूरी वो तय करता है, तो हम कहेंगे कि 0 से 3 मीटर जो है ये सीधी दूरी अगर इसकी दी हुई है तो इसका विस्थापन कितना होगा? इसका विस्थापन हो जाएगा 3 मीटर। लेकिन इस 3 मीटर को देख के ये नहीं पता चल रहा है कि ये कौन सी दिशा में है, इसलिए इसके साथ में आई कैप लगा दिया जाता है। तो ये आई कैप बताता है कि ये प्लस x दिशा में, और अगर यही ये माइनस x दिशा में गति करता तो हम इसको कहते हैं माइनस का 3 मीटर आई कैप, यानी आई कैप के साथ में जो माइनस लगा होता है वो आगे आ जाता है। तो ऋणात्मक दूरी का मतलब यहाँ पर उसका मान ऋणात्मक होना नहीं है, ऋणात्मक विस्थापन का मतलब उसका मान ऋणात्मक होना नहीं है। ऋणात्मक विस्थापन का मतलब जिस दिशा में धनात्मक विस्थापन माना गया है उसके विपरीत दिशा में विस्थापन का होना ही ऋणात्मक विस्थापन कहलाता है। उसके विपरीत दिशा में जो विस्थापन उसी को हम ऋणात्मक विस्थापन कहते हैं। अब जो बच्चे ने प्रश्न पूछा था वो बताए, समझ में आई बात कि नहीं आई बेटा? ऋणात्मक विस्थापन का मतलब क्या है? आगे सर। हाँ, ऋणात्मक विस्थापन का मतलब इसका मान ऋणात्मक नहीं है। ऋणात्मक विस्थापन का मतलब क्या है? इसकी दिशा जो है जो धनात्मक मानी गई उसके विपरीत है। और शून्य का मतलब कि इसकी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु जो है वापस से वो का वही है, वहां का वही आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये बता सकते हैं कि विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। अब अगर इससे आगे हम चलें तो एक उदाहरण दिया हुआ है, इस उदाहरण को हम सॉल्व करेंगे तो आपको पथ लंबाई और विस्थापन के मध्य अंतर जो है स्पष्ट समझ में आ जाएगा। यदि कोई पिंड, प्रश्न में दिया हुआ है यदि कोई पिंड ए से गति करता हुआ, ये बिंदु ए है, इस बिंदु ए से गति करता हुआ बिंदु बी तक पहुंचता है, ठीक है, और फिर बी से सी सिरे पर पहुंचता है। चित्र के अनुसार ए से सी तक जाने में पिंड द्वारा तय किया गया विस्थापन अपने को बताना है। तो हम कहेंगे भाई सबसे पहली बात तो दूरी, अगर हम पथ लंबाई निकालना चाहें तो पथ लंबाई कितनी होगी? ए से बी पथ लंबाई तय किए गए रास्ते की लंबाई है, तो इसने दो रास्ते तय किए, एक तो ए से बी तक का और एक बी से सी तक का। तो ए से बी तक का जो रास्ता है वो है 8 मीटर और बी से सी तक का जो रास्ता है वो है 6 मीटर। तो आपके पास में टोटल हो जाएगा 6 और 8 14 मीटर। ये तो हो गया इसका पथ लंबाई यानी कि दूरी, तय की गई दूरी। अब अगर मैं विस्थापन निकालना चाहूं तो मुझे ए से बी और बी से सी तक जाने में जो ए से सी बिंदु है उसके मध्य की सीधी दूरी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, शिवांश ने बिल्कुल सही बताया 14 मीटर। और अगर मैं विस्थापन निकालना चाहूं तो ए से सी तक की सीधी दूरी निकालनी, यानी कि मुझे विकर्ण निकालना। अब हम सब जानते हैं किसी भी समकोण त्रिभुज में विकर्ण का मान निकालने के लिए सिंपल सूत्र है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर अंडर। बिल्कुल सही बताया इस बच्चे ने सूत्र, अंकित ने बताया था ये सूत्र, बिल्कुल सही बताया है। आधार का मान हमें दिया हुआ है 8, लेकिन इस जो सॉल्यूशन यहाँ लिखा हुआ है इसमें एक छोटी सी मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है कि 8 के साथ में मीटर नहीं लगाया हुआ है, मात्रक आपको कहीं पर भी नहीं छोड़ना है। तो 8 मीटर का स्क्वायर प्लस 6 मीटर का स्क्वायर और इस पूरे का अंडर। देखो 8 मीटर का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 और मीटर का स्क्वायर हो गया मीटर स्क्वायर और 6 का हो गया 36 और ये हो गया मीटर स्क्वायर और ये इस पूरे का अंडर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो है ये पता लगा सकते हैं। 64 प्लस 36 कितना हो गया? 100। तो आपके पास में हो जाएगा 100 मीटर स्क्वायर का अंडर यानी कि 10 मीटर। तो ये हमारे पास में 10 मीटर तो क्या आ गया इसका विस्थापन।
और जो दूरी है वो हमारे पास में आ गई है, यानी पथ लंबाई जो है हमारे पास में 14 मीटर। अब देखो कई जगह पर इसको दूरी लिखा जाएगा, कई जगह पर इसको पथ लंबाई लिखा जाएगा, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, जब भी आपसे पूछे सीधी दूरी तो समझ लेना विस्थापन और दूरी बराबर है, और जब भी आपसे पूछे ओनली दूरी या पथ लंबाई तो इसका मतलब पथ लंबाई और दूरी एक ही चीज है। ठीक है, अब देखो तुलना यहाँ पे की हुई है दूरी और विस्थापन के बीच में, तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो पथ लंबाई है उसका मान विस्थापन से ज्यादा हो सकता है, बराबर हो सकता है, लेकिन छोटा नहीं हो सकता। यानी विस्थापन का जो परिमाण है वो दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी या हम कहें न्यूनतम पथ लंबाई के बराबर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि जो गतिशील कण है उसकी दूरी जो होती है वो हमेशा धनात्मक होती है, लेकिन विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य कुछ भी हो सकता है। एक और चीज मैंने कहा था कि जो दो बिंदुओं के बीच की जो पथ लंबाई है उसके अनेकों मान हो सकते हैं, लेकिन विस्थापन के अनेकों मान नहीं हो सकते, केवल एक ही मान हो सकता है, ये अद्वितीय हो सकता, अद्वितीय होता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो अंतर था इसमें, जो सबसे लास्ट में मैं बोल रहा हूं, वो ये है कि दूरी यानी पथ लंबाई एक अदिश राशि है, जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। अब देखो एक नई राशि हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, चाल। इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप क्या करते हो, गड़बड़ क्या करते हो, चाल और वेग को मिक्स कर देते हो। चाल और वेग एक चीज नहीं है, चाल और वेग अलग अलग चीज है। मैं यहाँ एक सूत्र लिखूंगा और सूत्र से ही आपको ये सारी चीजें समझनी है। देखो चाल का जो सूत्र होता है वो होता है पथ लंबाई, जिसको हम दूरी भी कहते हैं, बटा समय अंतराल। आपको पीडीएफ में जो दिखाई दे रहा है समय, ये गलत है, समय अंतराल होना चाहिए, समय नहीं होना चाहिए। कभी भी हम समय का मान नहीं रखते हैं, हम हमेशा समय अंतराल का मान रखते हैं। तो एक खास बात, इंपॉर्टेंट बात, कि जिसका भी भाग दिया जाता है समझ लो उसकी इकाई मान के लिए गणना की जा रही है। तो यहाँ भाग किसका दिया जा रहा है, समय अंतराल का। इसका मतलब समझ लो कि समय अंतराल के इकाई मान के लिए गणना की जा रही है, यानी 1 सेकंड के समय अंतराल के लिए गणना की जा रही है। तो हम कहेंगे कि किसी पिंड द्वारा, किसी पिंड के 1 सेकंड में, किसी पिंड द्वारा 1 सेकंड समय अंतराल में तय किए गए पथ की लंबाई, किसी पिंड द्वारा 1 सेकंड समय अंतराल में तय किए गए पथ की लंबाई को चाल कहते हैं। नंबर 1 परिभाषा। नंबर 2 परिभाषा, पथ लंबाई और समय अंतराल का अनुपात, जब हम एक में दूसरे का भाग देते तो ये अनुपात कहलाता है। तो हम कहेंगे पथ लंबाई और समय अंतराल का अनुपात चाल कहलाता है। एक और परिभाषा में दे रहा हूं, जब भी किसी भौतिक राशि में समय अंतराल का भाग दिया जाए तो समझ लो उस भौतिक राशि की दर निकाली जा रही है। जैसे हम पथ लंबाई में समय अंतराल का भाग दे रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि पथ लंबाई की दर निकाली जाएगी, तय की गई पथ की लंबाई की दर निकाली जा रही है। ठीक है, तो किसी पिंड की वस्तु, यहां पर ये गलती से लिखा हुआ है वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर नहीं होनी चाहिए, यहाँ होना चाहिए दूरी या पथ में परिवर्तन की दर। ठीक है, लेकिन आप इसको यहाँ पर क्या कहेंगे कि किसी पिंड द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई और समय अंतराल का अनुपात, किसी पिंड द्वारा तय किए गए पथ लंबाई और उस दूरी को तय करने में लगे समय अंतराल का अनुपात उस पिंड की चाल कहलाता है। ठीक है, चाल क्या है, चाल एक अदिश राशि है, यानी कि ये किसी पिंड किसी भी दिशा में तय करे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसको हम v से दर्शाते हैं। चाल का मात्रक निकालना चाहें तो ऊपर हमने लिया था पथ लंबाई, पथ लंबाई का मात्रक मीटर होता है, नीचे हमने लिया था सेकंड, समय, समय का मात्रक सेकंड होता है, तो इसका मात्रक हो गया मीटर। ठीक है, अब देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, मीटर इंटू सेकंड की, मीटर की घात 1, सेकंड की घात -1। घात नहीं दी हुई है तो एक एक ले लो, जिसकी घात नहीं दी हुई है उसकी एक एक घात आप लिख सकते हो। ठीक है, इसको ऊपर लेके जाएंगे सेकंड की घात 1 को तो माइनस हो जाएगा। अब अगर मैं इसकी विमा लिखना चाहूं तो मीटर जो है वो दूरी को या लंबाई मूल राशि को व्यक्त करता है, इसलिए इसके लिए एल आएगा, और सेकंड समय को व्यक्त करता है इसलिए इसके लिए टी आएगा। एम यानी मीटर की घात 1 है तो एल की घात 1 हो गई, सेकंड की घात -1 है तो टी की घात जो है वो -1 हो गई। तो इसकी जो विमा है वो हो गई L1 T -1। चाल की विमा L1 T -1 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर m नहीं दिया हुआ है तो आप चाहो तो m इसमें लिख सकते हो, क्या हो जाएगी फिर m0 L1 T -1।
ये किसकी विमा हमारे पास में आ गई है? ये जो विमा है हमारे पास में, ये विमा हमारे पास में आ गई है चाल की, m0l1t-1। ठीक है, तो चाल की विमा आ गई, चाल का मात्रक आ गया हमारे पास में मीटर प्रति सेकंड। अब अगर कोई कहे कि सीजीएस मात्रक निकालो, तो देखो मीटर प्रति सेकंड में मीटर की जगह सीजीएस में हम लिखे तो सेंटीमीटर लेते हैं, और सेकंड की जगह तो सेंटीमीटर सेकंड ही लेते हैं, तो सीजीएस मात्रक हो गया सेंटीमीटर प्रति सेकंड। एमकेएस पद्धति में मात्रक मीटर प्रति सेकंड, एसआई पद्धति में मात्रक मीटर प्रति सेकंड, और सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब एक और खास बात है कि क्या चाल का मान, हर तरह की चाल एक जैसी होती है? तो आप सोच रहे होंगे यार चाल, हर तरह की चाल का मतलब क्या है? देखो, मैंने कहा कि कोई पिंड 60 या कोई गाड़ी 60 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ए बिंदु से बी बिंदु तक आई है। ठीक है, तो 60 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, तो क्या हमेशा इसकी हर बिंदु पर 60 मीटर प्रति सेकंड ही रही चाल? तो हम कहेंगे पता नहीं, कभी इसकी चाल ज्यादा रही होगी, कभी इसकी चाल कम रही होगी। इसलिए चाल को हम दो भागों में बांटेंगे, एक औसत चाल और एक तात्क्षणिक चाल। एक तो हम लेंगे औसत चाल, एक लेंगे हम तात्क्षणिक चाल। आगे दी गई है, ये देखो डी पोजीशन पर, डी नंबर पे जो लिखा हुआ है तात्क्षणिक चाल। तो सबसे पहले मैं औसत चाल की परिभाषा दूंगा। औसत चाल क्या है, ध्यान से समझिएगा। किसी पिंड द्वारा तय किए गए कुल पथ की लंबाई, यानी उसने शुरुआत से अंत तक कितना पथ तय किया है, उस पूरे पथ की लंबाई, तो तय किए गए कुल पथ की लंबाई यानी कुल पथ लंबाई, और उसमें लगा जो समय अंतराल है, कुल समय अंतराल। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं समय अंतराल को, समय के बाद में डॉट लगा दिया मैंने। इन दोनों का जो अनुपात है वो कहलाता है औसत चाल। तो औसत चाल की परिभाषा क्या हो गई? किसी पिंड द्वारा तय की गई कुल दूरी या किसी पिंड द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई और उसमें लगे समय अंतराल का अनुपात औसत चाल कहलाता है। ठीक है, अब ये तो औसत चाल की परिभाषा हो गई। तो अब अगर आपको कोई कहे कि भाई किसी पिंड के द्वारा जो कुल पथ लंबाई एवरेज चाल आपको निकालनी है, उसके लिए मान लो किसी ने बताया कि कोई पिंड T1 समय में S1 दूरी तय करता है, T2 समय में S2 दूरी तय करता है, T3 समय में S3 दूरी तय करता है, इसी प्रकार से Tn समय में वो Sn दूरियां तय करता है। ठीक है, तो आप कैसे चाल निकालेंगे? तो हम कहेंगे भाई टोटल पथ लंबाई जोड़ दो, उसमें टोटल समय अंतराल का भाग दे दो। तो टोटल पथ लंबाई कितनी हो जाएगी? पहली पथ लंबाई है S1, दूसरी है S2, तीसरी है S3, इसी प्रकार से आपको लास्ट तक लेनी है प्लस Sn, और इसमें समय अंतराल का भाग देना है T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड सो ऑन Tn। ठीक है, तो कुल पथ लंबाई में समय का भाग दे दीजिए। ये सूत्र आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, आपके पास औसत चाल आ जाएगी। अब अपन दूसरी बात पर चलते हैं, वो है तात्क्षणिक चाल। वो क्या है? तात्क्षणिक चाल। ये औसत चाल जो हमने निकाली है, इसमें ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में एक तो दूरी दी हुई है, एक समय दिया हुआ है, यानी ये दूरी और समय की टर्म वाला फॉर्मूला है। लेकिन मान लो आपको परीक्षा में ऐसा प्रश्न दे दिया कि एक पिंड, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, एक पिंड अपनी आधी दूरी, एक पिंड अपनी आधी दूरी 60 मीटर प्रति सेकंड की चाल से और शेष आधी दूरी 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से तय करता है। इसकी औसत चाल बताइए, इसकी औसत चाल बताइए। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें समय का मान समान लिया गया है। जब समय का मान समान लिया जाता है तो निकालना आसान रहता है, लेकिन समय का मान असमान हो तो, जैसे मैं इसमें एक उदाहरण ले रहा हूं, एक पिंड, सुनिएगा, एक पिंड पहले 2 सेकंड में 60 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से गति करता है, चाल से गति करता है, और अगले 4 सेकंड में या 3 सेकंड में, या कोई भी समय ले लो, 3 सेकंड में 30 मीटर, 4 सेकंड में 30 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से गति करता है। पिंड की हमें औसत चाल बतानी है। जब ऐसे प्रश्न आ जाए जिसमें हमें
वेग दिया हुआ हो, समय दिया हुआ हो, दूरी नहीं दी हुई हो, तो हम कैसे औसत चाल निकालें? तो ये देखो, ये सूत्र में, इसमें तो आपको दूरी रखनी पड़ेगी। तो देखो मैं यहाँ पर एक नया सूत्र बना रहा हूं। हम सब जानते हैं, हमने एक सूत्र भी पढ़ा था, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय अंतराल। तो मुझे बताओ दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुणा समय अंतराल। इस समय अंतराल को इधर लेकर आ जाओ। अब देखो, हम पहली दूरी निकालना चाहें S1, तो पहली चाल हम लेंगे V1 और पहला समय हम ले लेंगे T1। दूसरी दूरी निकालना चाहें S2, तो दूसरी चाल आ जाएगी V2 और समय आ जाएगा T2। तीसरी दूरी निकालना चाहें S3, तो हमारे पास में आ जाएगा V3 इंटू T3। और अगर हम NV दूरी निकालना चाहें तो हमारे पास में आ जाएगा SN बराबर VN इंटू TN। और ये सारे के सारे मान हम S1, S2, S3, S4 की जगह ये जो समीकरण है, इस समीकरण में हम रख देते हैं, यानी ऊपर वाले भाग में रख देते हैं। तो देखो, जैसे हम ऊपर वाले भाग में रखेंगे, ये हमारे पास में आ गया S1 की जगह V1 T1, S2 की जगह V2 T2, S3 की जगह V3 T3। यहाँ पर इसका नाम बदल करके, S का नाम बदल करके D लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहो तो सब्स्टिट्यूशन लिखो, चाहो तो डिस्प्लेसमेंट लिखो, ये कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमने यहाँ पर इसका मान रख दिया है। तो अब ये ऐसा समीकरण हमारे पास में बन गया है जिसमें वेग का मान हम रखेंगे तो भी हम आसानी से क्या कर सकते हैं? औसत चाल की गणना कर सकते हैं। अब इस समीकरण में वेग का और समय का मान रख दीजिए, आपके पास में औसत चाल आ जाएगी। तो जैसे मैंने अभी जो उदाहरण लिया उसको सॉल्व करूं तो मैं क्या कहूंगा? भाई प्रारंभिक चाल थी 60 मीटर प्रति सेकंड, जो समय था वो था 2 सेकंड, प्लस V2 T2 प्रारंभिक चाल इसमें जो थी, ये थी 30 मीटर प्रति सेकंड और समय था 4 सेकंड, ठीक है, बटा नीचे क्या लेना? T1 प्लस T2 यानी समय। तो पहला समय 2 सेकंड प्लस 4 सेकंड, ठीक है। अब देखो, ये सेकंड से सेकंड कट गया, यहां पर भी ये सेकंड से सेकंड कट गया, जो गुणा भाग हो रहा है गुणा भाग कर देते हैं। 60 को 2 से गुणा किया तो आपके पास में आ गया 120 मीटर, प्लस 30 को 4 से गुणा किया तो फिर से 120 मीटर आ गया, बटा 2 और 4 को जोड़ा तो आ गया 6 सेकंड। तो ऊपर तो आपके पास में आ गया 120 मीटर प्लस 120 मीटर। 120 मीटर में 120 मीटर अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा? देखते हैं, हमारे पास में आ जाएगा 240 मीटर और नीचे आ जाएगा आपके पास में 6 सेकंड। तो आप 240 में 6 का भाग दे दीजिए, 6 चौक 24, 40 आंसर क्या आ गया? 40 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह का प्रश्न आए तो अब आप सॉल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हैं कर सर। लेंगे सर। ठीक है। अब देखो, मान लो कि प्रश्न में आपको समय दिया हुआ ही नहीं हो, आपको दूरी दी हुई हो और वेग दिया हुआ हो, तब क्या करें? या दूरी और विस्थापन दिया हुआ, सॉरी वेग और विस्थापन दिया हुआ हो, तब क्या करें? दूरी और वेग दिया हुआ हो तब क्या करें? तो हमने जो सूत्र पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? मैं केवल है ना इसमें बड़ा सूत्र नहीं लिख रहा हूं, केवल दो चीजें लिख करके सूत्र को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। V एवरेज बराबर हमने लिखा था S1 प्लस S2 अपॉन T1 प्लस T2। देखो, वैसे तो अपने को इसको S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 आगे तक लिखना है, लेकिन मैं आपको जगह कम है इसलिए 2 से ही समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जब आपको समय नहीं दिया हुआ हो प्रश्न में, तो इस समय को आपको इस सूत्र में से हटाना पड़ेगा, ठीक है। अब अपन वापस पीछे चलते हैं। हमने एक सूत्र पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, यहां पर अभी हमने एक सूत्र पढ़ा था थोड़ी देर पहले, यहां पर एक सूत्र आपको दिखाई देगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो समय बराबर क्या जाएगा? समय अंतराल दूरी T बटा बराबर चाल। आपके पास में आ जाएगा दूरी बटा चाल। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चों। तो दूरी का जो मान है वो तो हमने ले लिया S1 और चाल का मान ले लिया V1, तो ये आ गया आपके पास में पहला समय T1। ऐसे ही फिर T2 का मान निकालना है तो S2 अपॉन V2, और अगर कोई S की जगह D काम में लेता है तो ये आ जाएगा आपके पास में D1 अपॉन V1 और D2 अपॉन V2। अब ये जो T1 और T2 के मान है ये अपन अगले भाग में रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं। तो आपके पास में क्या आ जाएगा? V एवरेज बराबर आपके पास में आ जाएगा S1 अपॉन V1, S1 प्लस S2, ये तो ऊपर आ गया और नीचे आ गया S1 अपॉन V1 प्लस S2 अपॉन
v2, और अगर d लिया है तो s की जगह हर जगह पर क्या आ जाएगा, d आ जाएगा। तो आपके D1 पास में आ जाएगा d1 प्लस d2, ये तो ऊपर, और नीचे आ जाएगा d1 अपॉन v1 प्लस d2 अपॉन v2। अब अगर आपको प्रश्न में d और v दिए हुए हैं तो प्रश्न में इनके मान रख दीजिए, इसमें सूत्र में इसके मान रख दीजिए, आपके पास में क्या आ जाएगी, औसत चाल आ जाएगी। तो औसत चाल के हमने 3 तरह के सूत्र देख लिए। एक सूत्र जिसमें दूरी यानी पथ लंबाई और समय अंतराल दिया हुआ था। सबसे पहला सूत्र जो हमने देखा, जो मैं यहां पर आपको इसको बता भी देता हूं, ये देखिए यहां पर लिखा गया है, ये सूत्र हाईलाइट कर देता हूं। ये पहला सूत्र है जिसमें दूरी और समय अंतराल दिया हुआ है, लेकिन दूरी और समय अंतराल की जगह जब वेग और समय अंतराल दिया हुआ तो ये सूत्र काम में लेना है आपको, और जब आपको दूरी और वेग दिया हो तो ये सूत्र काम में लेना है आपको। ठीक है, ये तो थी औसत चाल की बात। अब हम बात करेंगे ताक्षणिक चाल की बात। ताक्षणिक चाल क्या है, बिल्कुल सिंपल सा सूत्र है। किसी पिंड की किसी क्षण पर जो चाल होती है, किसी विशिष्ट क्षण पर जो चाल होती है, विशेष कण लिख दिया है बाई मिस्टेक, यहां पर क्षण लिखना चाहिए था। विशेष क्षण पर जो चाल होती है उसे उसकी तात्क्षणिक चाल कहते हैं। हाँ सही लिखा है, किसी क्षण विशेष पर कण की चाल को तात्क्षणिक चाल कहते हैं, या किसी कण की किसी विशेष क्षण पर जो चाल होती है उसे हम तात्क्षणिक चाल कहते हैं। इसके लिए भी सूत्र वही है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी के लिए हम क्या काम में लेते हैं, या तो डेल आर काम में लेते हैं या डेल एक्स काम में लेते हैं। ये दूरी के लिए काम में लिया जाता है, और समय अंतराल के लिए डेल टी काम में लिया जाता है। ये लिखने का तरीका है इसको, ठीक है ना। ये डेल का मतलब यहां पर है तो अंतर ही, लेकिन लिखने का तरीका है, दूरी को डेल एक्स और समय अंतराल को डेल टी। अब देखो प्रश्न में हमने पहले कह दिया कि किसी विशेष क्षण पर हम ले रहे हैं, तो क्षण जो है वो बड़ा मान है समय का या छोटा मान है, छोटा मान। छोटा मान है। यानी हम क्या कहेंगे, देखो मैं यहां लिख रहा हूं लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल एक्स बटा डेल टी। अब ये जो मैंने लिखा ना लिमिट डेल टी टेंस टू 0, इसका मतलब क्या है कि समय अंतराल 0 की ओर अग्रसर है, यानी बहुत छोटा है। 0 नहीं है, 0 की ओर अग्रसर है यानी बहुत छोटा है। जब समय अंतराल छोटा है तो हम सब जानते हैं कि छोटी राशियों के लिए हम डेल काम में नहीं लेकर के क्या काम में लेते हैं, डी काम में लेते हैं। तो ये हो जाएगा डी एक्स बटा डी टी। ये डेल और डी दोनों भाई भाई हैं। जब बड़ा अंतराल होता है थोड़ा सा तो हम डेल काम में लेते हैं, और बहुत छोटा अंतराल हो, अति सूक्ष्म अंतराल हो तो डी काम में लेते हैं। तो छोटा अंतराल है, समय अंतराल छोटा है, तो दूरी भी कम ही तय होगी, इसलिए हमने दोनों में डी डी काम में लिया है। ठीक है, तो ताक्षणिक चाल के लिए भी सूत्र तो वही रहेगा, पथ लंबाई बटा समय अंतराल, लेकिन जो कुल पथ लंबाई में कुल समय अंतराल का भाग देने पर प्राप्त होता है वो औसत चाल है, और जो किसी विशेष क्षण पर पथ लंबाई में उस विशेष क्षण के समय अंतराल का भाग देने पर प्राप्त होता है वो उस विशेष क्षण की तात्क्षणिक चाल कहलाती है। उस विशेष क्षण के लिए तात्क्षणिक चाल कहलाती है। अब ये जो चाल है ये 2 तरह की हो सकती है। एक तो ऐसी हो सकती है जिसमें पिंड एक से दूसरे स्थान पर गति करे तो शुरू से लेकर अंत तक इसकी चाल का मान नहीं बदले, पथ की जो दिशाएं हैं वो बदलती रहे भले, लेकिन ये एक ही स्पीड से गति करता रहे। तो ऐसी स्थिति में हम इसको कहते हैं एक समान चाल से गति करना। एक समान चाल का मतलब क्या है कि जिसमें शुरू से लेके अंत तक पिंड की जो चाल है उसमें परिवर्तन नहीं हो। अब पिंड की चाल में परिवर्तन कब नहीं होगा, जब विस्थापन और समय अंतराल का जो अनुपात है वो नहीं बदले। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि समान समय अंतराल में विस्थापन का मान भी समान ही हो। ऐसा नहीं हो कि पहले 1 मिनट में 2 मीटर की दूरी तय हुई है और दूसरे 1 मिनट में 5 मीटर की दूरी या 3 मीटर की दूरी तय हो जाए। हर बार 1 मिनट में दूरी हम निकालें तो समान आनी चाहिए। तो जब कोई पिंड समान समय अंतराल में समान दूरियां तय करता है तो उसे हम कहते हैं उसकी जो स्पीड है, उसकी जो चाल है वो यूनिफॉर्म यानी कि एक समान है। और यदि कोई पिंड असमान समय में, ध्यान से सुने, यदि कोई पिंड असमान समय में समान दूरियां या समान समय में असमान दूरियां तय करता है, यानी कि दूरी और समय अंतराल का अनुपात हर समय जिसके लिए अलग अलग आए उसे हम कहते हैं असमान या परिवर्ती चाल वाला पिंड। ऐसा पिंड जो समान समय अंतराल में अलग अलग दूरियां तय करता है
इसको उल्टा भी कह सकते हो, समान दूरियां अलग अलग समय में तय करता है तो उसे हम कहेंगे परिवर्ती चाल या असमान चाल वाला पिंड। तो इस प्रकार से हमने चाल के बारे में समझा है डिटेल में। अब देखो इससे आगे हमें चलना है, अगला जो पोर्शन है वो हमें पढ़ना है विस्थापन के बारे में। विस्थापन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, विस्थापन क्या है, सीधी दूरी है। अब इस विस्थापन से मैं वेग की परिभाषा दूंगा। देखो हमने जो चाल की परिभाषा दी उसमें हमने क्या कहा, पथ लंबाई और समय अंतराल का अनुपात। विस्थापन में बस इसको थोड़ा सा चेंज कर देना, इसको कहना सॉरी वेग में इसको थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पर जो पथ लंबाई ली है उसकी जगह हम कहेंगे विस्थापन। विस्थापन बटा समय अंतराल। तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि किसी पिंड द्वारा 1 सेकंड में जो उसका विस्थापन होता है उसे हम उसका वेग कहते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि जो इसका भाग देते हैं पर उसको इकाई मानते हैं, तो प्रति सेकंड पिंड का जो विस्थापन होता है उसे हम उसका वेग कहते हैं। एक और परिभाषा है विस्थापन और समय अंतराल का अनुपात वेग कहलाता है। एक और चीज इसमें आप कह सकते हो, क्योंकि समय का भाग दिया है तो हम क्या कहेंगे इसको, दर। विस्थापन में परिवर्तन की दर, कई लोग इसको कहते हैं लेकिन एक्चुअल में विस्थापन में परिवर्तन की दर नहीं होता है, ये होता है स्थिति में परिवर्तन की दर। विस्थापन की परिभाषा है स्थिति में परिवर्तन, तो हम क्या कहेंगे, स्थिति में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। अब एक और चीज कि हम मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक हम निकालें तो विस्थापन का मात्रक मीटर और समय अंतराल का सेकंड, यानी इसका मात्रक भी चाल के बराबर ही आया है। और जब मात्रक सेम आया है तो विमाएं भी सेम ही आएंगी, L1T-1। सीजीएस मात्रक की बात करें तो इसका भी सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकंड ही होगा। यानी चाल और विस्थापन में, चाल और वेग में क्या समानता है, इनका मात्रक समान होता है, इनकी विमाएं समान होती है, लेकिन ये राशियां अलग अलग है। चाल एक अदिश राशि थी क्योंकि उसमें ऊपर पथ लंबाई अदिश राशि थी, नीचे समय अंतराल भी अदिश राशि थी। वेग एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें ऊपर जो विस्थापन दिया हुआ है वो एक सदिश राशि है और नीचे समय अंतराल एक अदिश राशि है। जब भी किसी सदिश में अदिश का भाग देते हैं तो सदिश आता है हमेशा, यानी विस्थापन जो सदिश राशि है उसमें समय अंतराल अदिश राशि का भाग देंगे तो आपके पास में हमेशा एक सदिश राशि आएगी, हमेशा एक सदिश राशि आएगी आपके पास में। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो वेग है वो एक सदिश राशि है। तो समानताएं तो क्या हो गई, मात्रक सेम है दोनों का, चाल और वेग का, और विमा सेम है। और असमानता क्या हो गई कि जो वेग है वो सदिश राशि है और जो चाल है वो अदिश राशि है। एक और असमानता है, जिस प्रकार से पथ लंबाई का मान कभी भी विस्थापन से छोटा नहीं हो सकता है, ऐसे ही चाल का मान कभी भी वेग से छोटा नहीं आ सकता है। सॉरी मैं उल्टा बोल गया हूं, जिस प्रकार से पथ लंबाई का मान धनात्मक होता है कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, ठीक उसी प्रकार से चाल का मान भी धनात्मक होता है कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। जिस प्रकार से विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है, वेग का मान भी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। अब देखो अगर आपने पथ लंबाई के अकॉर्डिंग जो हमने चाल की परिभाषा पढ़ी है उसको ध्यान से पढ़ लिया तो समझ लो कि आपको वेग की परिभाषा भी समझ में आ गई। हमने औसत चाल के लिए क्या परिभाषा कही थी, कुल पथ लंबाई बटा समय अंतराल, कुल समय अंतराल, ठीक है, कुल समय अंतराल हमने लिया था। अब अगर आपको वेग निकालना है, औसत वेग, तो औसत वेग के लिए आपको केवल इतना सा करना है कि ऊपर जो पथ लंबाई उसको हटा के लिख देना है विस्थापन। तो हम क्या कहेंगे, किसी पिंड के कुल विस्थापन और उसमें लगे समय अंतराल का अनुपात, पहले हम कह रहे थे कुल पथ लंबाई और उसमें लगे समय अंतराल का अनुपात, अब मैं कह रहा हूं कुल विस्थापन और उसमें लगे समय अंतराल का अनुपात औसत वेग कहलाता है, औसत वेग कहलाता है। वही पहले की तरह इसके भी आप सूत्र ज्ञात कर सकते हो। तात्क्षणिक वेग की परिभाषा दे तो हमने औसत तात्क्षणिक चाल की परिभाषा क्या दी थी, किसी क्षण विशेष पर या विशेष क्षण पर कण की चाल औसत चाल कहलाती है। तो इसी तरीके से हम क्या कहेंगे, किसी विशेष क्षण पर कण का वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। मैंने
बाय मिस्टेक औसत चाल कह दिया, किसी विशेष क्षण पर कण की चाल और तात्क्षणिक चाल कहलाती है। ठीक इसी प्रकार से किसी विशेष क्षण पर कण का वेग और तात्क्षणिक वेग कहलाता है। ये जो तात्क्षणिक वेग, इसको अंग्रेजी में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी कहते हैं। उसी की तरह हम यहाँ पर भी क्या कहेंगे कि अगर वेग को हम डेल एक्स बाई डेल टी कहें तो तात्क्षणिक के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लिमिट टू जीरो। लिमिट लगाने का मतलब क्या है, लिमिट लगाने का मतलब सिर्फ ये है कि ये डेल टी का मान जीरो की तरफ जा रहा है, जीरो नहीं है। ठीक है, बराबर डेल एक्स, सॉरी बराबर नहीं, डेल एक्स बाई डेल टी, डेल एक्स बाई डेल टी। और जैसे लिमिट लगा दी तो डेल एक्स किस में बदल गया, डी एक्स बाई डी टी में। बता सकता है हमने जब चाल के लिए समीकरण लिखा था और अब जो समीकरण लिखा है उसमें क्या अंतर नजर आ रहा है आपको? कोई भी छात्र बता सकता हो? ऊपर एरो का चिन्ह आ रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छे अनिल, जाट ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। अर्णव ने, अंकित ने, अनिल ने, तीनों ने बहुत सही आंसर दिया है। अनिल ने सबसे पहले आंसर दिया था, अनिल जाट ने। शाबाश बेटा। कि इसमें एरो का चिन्ह आ रहा है, उसमें एरो का चिन्ह नहीं था। इसका मतलब ये था कि चाल एक अदिश राशि थी जबकि वेग एक सदिश राशि है। चाल की तरह ही हम कह सकते हैं, जैसे चाल में हमने कहा कि यदि कोई पिंड समान समय अंतराल में समान पथ तय करता है, तो ऐसे ही हम इसमें क्या कहेंगे कि यदि कोई पिंड समान समय अंतराल में समान दूरी तक विस्थापित होता है या समान विस्थापन होता है तो पिंड का जो वेग है वो एक समान होगा। और यदि किसी पिंड के द्वारा समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न विस्थापन तय किया जाता है तो पिंड का वेग असमान होगा। जब किसी पिंड का वेग असमान होता है, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट बात, चाल असमान होती है तो इसका मतलब क्या है और वेग असमान होता है तो इसका मतलब क्या है। जब किसी पिंड की चाल असमान है तो समझ लीजिए कि समान समय अंतराल में समान दूरियां तय नहीं की गई है, इसलिए चाल असमान है। समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय की गई है, जबकि वेग तब भी असमान हो सकता है जब समान समय में असमान दूरी, असमान विस्थापन तय किया जाए, और तब भी असमान हो सकता है जब समान समय में समान दूरियां तो तय की जाए लेकिन उनकी दिशाएं अलग अलग हो। समय अंतराल, असमान समय तो है ही, पर दिशाएं अगर बदल गई तो भी ये असमान हो सकता है। यानी असमान वेग में उस वेग का मान भी असमान हो सकता है, उसकी दिशा भी असमान हो सकती है, और दोनों भी हो सकते हैं। यानी वेग का मान भी बदल सकता है, दिशा भी बदल सकती है, और दोनों भी बदल सकते हैं। चाल के मामले में हमने ऐसा कुछ नहीं कहा था क्योंकि वो अदिश राशि थी, इसके लिए हम कह रहे हैं क्योंकि एक सदिश राशि है। तो इस प्रकार से हम वेग को और चाल को समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूं जो आज हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा। इसको आप रिपीट करें